हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में सैयद और लोधी वंश के बारे में समझेंगे। सैयद वंश का जो संस्थापक है वो है खिलजी खान, और ये न सिर्फ इसका संस्थापक है बल्कि ये सबसे ज्यादा प्रतापी सम्राट इसका होता है। और ये अपने आप को पैगंबर साहब का वंशज बताया करता था। हालांकि इस बात को लेकर विरोधाभास है बहुत सारे। और फिरोज की मृत्यु के बाद जो इसको फिरोज खान की फिरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो अराजकता फैल जाती है, और इसका फायदा उठा करके खिज्र खां को बंदी बना दिया जाता है। मगर ये बहुत जल्द कैद खाने से भाग निकलता है, और 1398 में तैमूर जब भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो ये उसका साथ दे देता है। तैमूर जब वापस जाता है तो वापस जाते समय ये मुल्तान, लाहौर और दीपापुर का सूबेदार खिज्र खां को नियुक्त करके चला जाता है। 1414 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, अपने नाम के खुतबे नहीं बनवाता, सिक्के नहीं चलाता। ये रैयते आला की उपाधि धारण करता है, मतलब कि तैमूर के अंतर्गत मात है। और ये एक न्यायप्रिय और उदार शासक बतलाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा शासक है सैयद वंश का, वो है मुबारक शाह। मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण करता है, और ये एक योग्य शासनाध्यक्ष हुआ करता था। इसने अनेक विद्रोहों का दमन किया। इसके बाद इसने मुबारकाबाद नामक एक यमुना के किनारे एक शहर भी बसाया, और याहिया बिन सरहिंदी नामक विद्वान को इसने संरक्षण दिया, जिसने तारीखे मुबारक शाही नामक किताब भी लिखी थी। इसके बाद अगला शासक जो आता है वो मोहम्मद शाह है, और चूंकि मुबारक शाह का कोई अपना पुत्र नहीं था तो सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठा दिया, जो कि मुबारक शाह का भतीजा हुआ करता था। मुबारक शाह की हत्या में जो प्रमुख भूमिका सरवर उल मुल्क ने ही निभाई थी, और उसको दंड देने की बजाय सुल्तान ने इसको वजीर की पदवी दे दी, जो कि यही सरवर उल मुल्क उस समय वास्तविक सत्ता का उपभोग कर रहा था। सुल्तान ने जब सरवर उल मुल्क की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, वो अन्य सरदारों को हटाने की षड्यंत्र करने लगा, तो अन्य सरदारों के साथ मिलकर के सुल्तान ने सरवर उल मुल्क की हत्या करा दी। दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया। हालांकि इस समय जो सरहिंद पंजाब में अफगान राज्यपाल हुआ करता था, जिसका नाम बहलोल लोधी था, उसने सैन्य सहायता करके राज्य को बचाने का काम किया। सुल्तान ने बहलोल लोधी को अपना पुत्र बताया, और इसके बाद उसको खाने खाना की उपाधि से नवाजा। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन अहमद शाह के नाम से गद्दी में बैठता है, और ये एक प्रकार का अयोग्य शासक है। और 1447 में ये बदायूं चला जाता है। बदायूं इसको इतना अच्छा लगता है कि इसके बाद वो उसने बदायूं में ही रहना पसंद किया, और बदायूं से कभी लौटा ही नहीं। तो दिल्ली की जो गद्दी थी वो खाली हो गई। दिल्ली की गद्दी को संभालने के लिए बहलोल लोधी को बुलाया गया, और बहलोल लोधी ने गद्दी भी संभाली, और साथ ही साथ उसने 1451 में बहलोल लोधी ने अपना सिंहासन का रोहण किया। और आराम शाह को इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई। आराम शाह 1471 तक, जब तक कि उसकी मृत्यु होती है, तब तक का वो बदायूं में ही पड़ा रहा। सैयद वंश ऐसा वंश था जिसने न तो खिलजियों की तरह अपने क्षेत्र का विस्तार किया, धन प्राप्त किया, न ही तुगलकों की तरह इन्होंने आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने का काम किया। अगले जो वंशज हैं वो है लोधी वंश, जिसमें बहलोल लोधी
सबसे पहला शासक है। बहलोल लोदी दूरदर्शी है, बुद्धिमान है, कूटनीतिज्ञ है और अफगान संपत्तियों अफगान जो थे अपने अफगान साथियों के साथ उसने बहुत ही बंधुत्व का व्यवहार किया और सबसे पहले उसने जो षड्यंत्र हो रहे थे उनको कमजोर करने का काम किया। बहलोल जौनपुर के जो शकी शासक थे हुसैन साहब उसको हरा करके सबसे पहले उसने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया और वहां पर भाई बारबक साहब को नियुक्त कर दिया। इसने चांदी के सिक्के जलवाए, इसने संभल, अलीगढ़, मैनपुरी ये सारे क्षेत्र जो थे इन सभी पे सफल अभियान किया। जौनपुर विजय के बाद धौलपुर, कालपी, बाड़ी इन सभी ये जो सारे सरदार थे इतने ज्यादा भयभीत हुए कि इन्होंने अधीनता भी स्वीकार की और नजराना भी प्रदान किया। ये एक उदार व्यक्तित्व का व्यक्ति था। ये कभी भी दरबारियों के साथ आम सभा में सिंहासन पर ना बैठ करके गलीचे पर बैठा करता था। इसने 1486-87 में ग्वालियर के शासक जो रायगढ़ कीर्तिदेव थे उनको पराजित किया और उनसे 80 लाख टका नजराने में प्राप्त किया और वापस लौटते समय ये बीमार हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सिकंदर लोदी का जो पुत्र है, सिकंदर लोदी जो कि बहलोल लोदी का पुत्र है, वो शासन संभालता है। सिकंदर लोदी को लेकर के एक समस्या ये थी कि सिकंदर लोदी की जो माता थी वो हिंदू थी। तो सिकंदर लोदी बहुत ही चालाक व्यक्तित्व का था। उसने अपने आप को हिंदुओं के प्रति इस प्रकार से असहिष्णु बना दिया जिससे कि अफगानी जो मुसलमान हैं वो उसको आसानी से स्वीकार कर सके। उसने जो है सत्तारूढ़ होने के बाद जो है जो बारबक शाह जो कि अयोग्य शासक हुआ करता था उसको हटा करके जौनपुर को जो है दिल्ली में मिला दिया। उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और सिकंदर ने बंगाल से लेकर बिहार तक का जो क्षेत्र था उन सभी को जीत रखा था। उसने आगरा नामक एक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। इसने गजे सिकंदरी चलाया जो कि आज भी पैमाइश में जाना जाता है। उसने बहुत सी कुप्रथाओं, मुस्लिम या हिंदू कुप्रथाओं को रोकने की कोशिश की जिसमें मुहर्रम में ताजिया निकलवाना, महिलाओं का मजार पे जाना, जुलूस निकालने से मनाही, हिंदुओं का यमुना में नहाना व उसमें बाल मुड़वा कर डाल देना, इन सभी चीजों पे उसने रोक लगाई। वो गुलरुखी नाम से के उपनाम से वो कविताएं भी लिखा करता था। ये संगीत वगैरह से संबंधित था और लज्जते सिकंदर शाही नामक एक किताब की रचना भी करता है। उसकी जो रुचि थी वो गायन में थी, सहनाई में थी और मियां भुना एक प्रकार के जो उन्होंने जो है तिब्बती सिकंदरी नाम से एक औषधि की किताब, औषधि का ग्रंथ लिखा था। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला शासक जो है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अफगान सरदारों में सबसे ज्यादा निर्विरोध स्वीकृत किया जाने वाला ये शासक हुआ करता था और कुछ अफगान सरदारों ने जलाल खान जो कि इसका छोटा भाई हुआ करता था उसको जौनपुर ले जाकर उसे गद्दी पे बैठा दिया। इब्राहिम खान ने उसको जेल में कैद खाने में जहर देकर उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो सत्ता का बंटवारा नहीं चाहता था। इब्राहिम ने 1518 में ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया और ग्वालियर को जीत लिया। इसके बाद 1517 और 18 में उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ऊपर भी हमला किया मगर इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इस हार का बदला लेने के लिए उसने एक साल बाद फिर से हमला किया मगर वो फिर से पराजित हुआ। इब्राहिम ने जो उसके पिता के वफादार सरदार हुआ करते थे उनको या तो षड्यंत्र से हटा दिया या मरवा दिया। उसकी इन सभी जो इस तरह की जो उद्दंड हरकतें हुआ करती थी उनकी वजह से जब बाबर ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो जो इसके सरदार थे इन्होंने इसका साथ नहीं दिया।
बाबर 1526 में आक्रमण करता है इब्राहिम लोदी के ऊपर और ये पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध भूमि में, मध्यकालीन भारत का ऐसा शासक था, एकमात्र शासक जो कि युद्ध भूमि में ही मारा गया।